तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 की हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 का जो पेपर है, इसका हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस पेपर का संकेतांक आपको यहाँ पर दिया गया है 302। ठीक है, जेडएन। और प्यारे बच्चों, इस पेपर को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि जो यूपीएमएसपी वेबसाइट पर जो मॉडल पेपर प्रोवाइड किया गया है हिंदी का, उसका 75% क्वेश्चन इस पेपर से लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देर के आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट में लिखा गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस पेपर का खंड का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहले क्वेश्चन में देखिए कहा जा रहा है, बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि अष्टयाम कृति के लेखक हैं, यानी कि अष्टयाम कृति के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों, अष्टयाम कृति के लेखक जो हैं वो हैं नाभादस्त। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। ठीक है, यानी कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है? सूरज का सातवां घोड़ा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इसका देखेंगे, कहा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, तो प्यारे बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी भारत सौभाग्य। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है, यानी कि इनमें से कौन सी आत्मकथा विधा की रचना है प्यारे बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी अर्धकथा। ठीक है, ये हमारा आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों। यहाँ पर कहा जा रहा है यात्रा वृत्ति संबंधी गद्य कृति अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का कवि देखेंगे बच्चों। इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें ख वाले में कहा जा रहा है कि तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन है। ठीक है, यानी तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कौन सा है? सन 1959। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता कौन है। ठीक है, यानी कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी साकेत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। इसमें कहा जा रहा है कि छायावाद की प्रमुख विशेषता है, यानी कि छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है प्यारे बच्चों। तो वो है श्रृंगार रस की प्रधानता का। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 का हल देखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए कहा गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये आपको गद्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पर जो प्रश्न आपके 5 पॉइंट दिए गए हैं, इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर इन्हीं में से आपको छांट के देना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, यानी कि ये जो गद्यांश दिया गया है इसका संदर्भ क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो गद्यांश लिया गया है ये हमारा अशोक के पुष्प चैप्टर नाम से लिया गया है, और इसके लेखक प्यारे बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, तो संदर्भ में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे आप कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अशोक पुष्प नामक पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, ये आपको इतना संदर्भ में लिख देना होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 का आंसर देखेंगे। इसमें कहा गया कि अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत में फर्स्ट लाइनिंग में देखिए, तो इसमें लिखा गया है कि अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की दिन है। तो प्यारे बच्चों, आपको आंसर लिखना होगा कि अशोक वृक्ष की पूजा गंधर्वों और यक्षों की देन है। ठीक है, ये दूसरी पॉइंट का आंसर हो जाएगा। तीसरी पॉइंट में कहा जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये लाइनिंग देख रहे हो, आपको क्या है, अंडरलाइन किया गया, रेखांकित किया गया, इन्हीं का हमें क्या करना है, व्याख्या करनी है। तो इसमें देखिए लिखा कि असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उनके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है, इसे मदनोत्सव कहते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि वास्तव में अशोक वृक्ष का
पूजा नहीं होती, बल्कि उस दिन किसके होती है, अधिष्ठाता कंदर्प यानी उनके अधिष्ठाता, अधिष्ठाता का मतलब कि उनकी रक्षा करने वाले देवता यानी कामदेव देवता की पूजा होती है। और इस उत्सव को हम क्या कहते हैं, मदनोत्सव कहते हैं। मदनोत्सव प्यार बच्चों क्या होता है, बसंत पंचमी की एक दिन पहले मनाया जाता है। ये पुरानी परंपरा में था, ठीक है, जो कि अब नहीं होता है। तो उस दिन क्या होता है, कामदेव देवता की पूजा होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि असल में अशोक जो असल में पूजा जो होता है वो अशोक वृक्ष की नहीं होती, बल्कि वो किसकी होती है, उनके यानी कि जो राजघराने के जो रक्षक होते हैं, जो कामदेव देवता होते हैं, उनकी पूजा होती है। और इस उत्सव को हम क्या कहते हैं, मदनोत्सव कहते हैं। इतना आपको लिख देना होगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें देखिए कहा जा रहा है कि अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी, ठीक है, यानी कि अशोक वृक्ष को कौन पुष्पित किया करती थी। तो यहाँ पे आप देखो इस वाले लास्ट लाइन में, ठीक है, इसमें लिखिए लिखा गया है कि राजघराने में साधारणतः रानी ही अपने नुपुर चरणों के आघात से ही रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी। नुपुर मतलब कि पायल पहन करके, जो राजघराने की जो रानियाँ होती हैं वो अपने पैरों में पायल को पहन करके आघात करना, मतलब जब वो चलती थी तो उस पायल की छम छम आवाज़ से जो अशोक का वृक्ष पे जो फूल लगे थे वो क्या हो जाते थे, पुष्पित हो जाया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना होगा कि अशोक वृक्ष को पुष्पित करने के लिए राजघराने की रानियाँ अपने नुपुर चरणों से आघात करती थी, जिससे वृक्ष को पुष्पित किया करती थी, ठीक है। तो इतना आपको आंसर में लिख देना होगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर बच्चों 5वें पॉइंट में कहा गया अधिष्ठाता और अस्तवक शब्दों का अर्थ लिखिए, ठीक है। तो अधिष्ठाता का मतलब होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका अर्थ होगा रक्षा करने वाला, और अस्तवक का मतलब होता है गुच्छा, ठीक है। तो ये आपको इतना आंसर लिख देना होगा, ठीक है। बाकी अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये अथवा करके है, तो एक मैंने सोल्यूशन दे दिया, बाकी आप इसकी सोल्यूशन आप देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, हो सकता है इस बार रिपीट किया जाए, ठीक है। जो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि जो 2025 का जो मॉडल पेपर यूपीएमएसपी वेबसाइट पर अपलोड किया गया है प्यारे बच्चों, इसी से क्वेश्चन कुछ लिए गए हैं, ठीक है। तो इस पेपर को तैयार कर लेना, और मॉडर्न पेपर जो 2025 का उसको भी तैयार कर लेना, जिससे आपके बोर्ड के एग्जाम की तैयारी 100% हो जाएगी, ठीक है। और कुछ आपके क्वेश्चन 50% तो फंस ही जाएंगे, ठीक है, दोनों मॉडल पेपर से। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको आप स्वयं कर लेना। अब हम लोग अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 4। इसमें कहा गया है कि दिए गए गद्यांश पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, मैं दूसरा वाला कराऊंगा, अथवा वाला है, ठीक है। ये गद्यांश आपके पद्यांश दिए गए, इनको आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए, और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर भी लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग अथवा वाला क्वेश्चन करेंगे, जो यहाँ पर लिखा है अथवा, तो उसका वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपका पद्यांश दिया गया है, ठीक है, जिसको आपको पढ़ लेना है। और हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो 5 पॉइंट क्वेश्चन दिए गए, इन 5 पॉइंट के क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि ये जो पद्यांश दिया गया है इसका हमें संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए संदर्भ में क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो सोल्यूशन देख लीजिए। इसमें लिखा गया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के काव्य खंड से संकलित हिरोशिमा शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट में कहा गया कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश है ना, ये लाइन 3 थे, इनकी हमें व्याख्या करनी है, ठीक है। तो इसका हमने व्याख्या भी कर दिया, लिख दिया है, इसको भी देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। इसमें देखिए लिखा गया कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि परमाणु बम के विस्फोट को सूर्य का प्रतीक मानते हुए कहते हैं कि बम रूपी उस सूर्य का उदय अस्त केवल एक ही क्षण का था, और केवल उसके एक ही क्षण की ज्वलंत दोपहरी सब दृश्यों को सोखने वाली थी, ठीक है। बात समझ में आ रही? एक बार फिर से इसका देख लीजिए। इसमें कहा गया प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि परमाणु बम के विस्फोट को सूर्य का प्रतीक मानते हुए कहते हैं कि बम रूपी उस सूर्य का उदय अस्त केवल एक ही क्षण का था, और केवल उसके एक क्षण की ज्वलंत दोपहरी सब दृश्यों को सोख लेने वाली थी, ठीक है। ये आपको लिख देना होगा। अब तीसरी पॉइंट में कहा गया कि इसमें कि काल सूर्य के रथ के इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो प्यारे बच्चों इसमें कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, ठीक है। तो इसमें आपको लिख देना होगा रूपक अलंकार, ठीक है। अब इसके बाद चौथे पॉइंट में कहा जा रहा है कि 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें आपको चौथे पॉइंट का आंसर लिख देना होगा
कि मानव जन की छायाएं दिशाहीन होकर चारों ओर बिखरी है। ठीक है, यानी कि मानव जन की जो छाएं हैं यानी छायाएं हैं वो दिशाहीन होकर के चारों तरफ बिखरी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि वह सूरज किस दिशा में उदित हुआ था, यानी कि वह सूरज किस दिशा में उदित हुआ था, इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर भी मैंने इसका आंसर लिख लिया, इसको देख लीजिए। इसमें लिखा गया है कि सूर्य पूर्व दिशा में नहीं अपितु हिरोशिमा शहर के चौक पर उदित हुआ था। ठीक है, इतना आपको आंसर लिख देना होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 5 का क देखेंगे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, वो भी 80 शब्दों में, और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जीवन परिचय और साहित्यिक जीवन परिचय था प्यारे बच्चों वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो इसमें मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो उसको वहाँ से देख लेना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद ख पॉइंट में भी प्यारे बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी का भी मैंने क्या किया है कि साहित्यिक जीवन परिचय मैंने प्रोवाइड किया, उसको भी आप देख लेना। इसकी भी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए अथवा बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य का प्रकाश डालिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप पंचलाइट को भी देख सकते हैं और बहादुर कहानी का भी सारांश आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने हल करा दिया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप देख लेना। बाकी जो क्वेश्चन नहीं मैंने कराया है उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वें क्वेश्चन में देखिए बच्चों कहा गया कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, वो भी आपको 80 शब्दों में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप अपने जिले के हिसाब से आप देख लेना आपके सिलेबस में क्या है। ठीक है, उस खंड काव्य का आपको प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारे जिले में तो यहाँ पर श्रवण कुमार का है। ठीक है, तो इसलिए प्यारे बच्चों इसकी मैंने वीडियो अभी प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द ही इस पर मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप अपने हिसाब से इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लेना अपने ज़िले वाइज में। ठीक है, जो भी आपके ज़िले में जो भी चलता है सिलेबस में उसको देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। ये जो संस्कृत वाला है ये आपको स्वयं देख लेना होगा। ठीक है, बाकी हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन ये है ख वाला संस्कृत का, इसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे बच्चों। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित लोकोक्तियों या मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग लिखिए। ठीक है, तो ये आपके 4 मुहावरे दिए गए हैं, इनको हमें क्या करना है, इनका अर्थ लिख करके अपने शब्दों में इसका वाक्य प्रयोग बनाना है। ठीक है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिन बाद दिखाई देना। तो आप लिख सकते हो कि अपने मित्र को कि हे मित्र तुम तो ईद के चांद हो गए, बहुत दिन बाद दिखाई दे रहे हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। इसमें क वाले में कहा गया कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया प्यारे बच्चों यहाँ पर कविंदु। ठीक है, का संधि विच्छेद क्या होगा, तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कविधन इंदुम। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर दूसरे पॉइंट का देखिए मनवंतरे में लिखा गया है संधि विच्छेद सही, इसका कौन सा होगा, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मनुधन अंतरे। ठीक है, अब इसके बाद पवित्रम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि पविधन इत्रम पविधन त्रम। ठीक है, ये हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा गया है कि दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प चुनिए। ठीक है, यानी विभक्ति और वचन के अनुसार हमें सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पे लिखा है आत्मनोह। ठीक है, इसमें कह रहा है शब्द में विभक्ति और वचन बताइए कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों यहाँ पर कहा गया कि नामाभ्याम शब्द में विभक्ति और वचन है। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तृतीय विभक्ति द्विवचन। ठीक है, प्यारे बच्चों ये जो इसका ये नहीं होगा बल्कि डी वाला सही होगा। ठीक है, षष्ठी विभक्ति द्विवचन। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका।
अगले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों इसमें कहा गया कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ठीक है, तो इसमें लिखा अशक्त आसक्त। ठीक है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा प्यारे बच्चों? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी शक्तिहीन और मोहित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरे पॉइंट में कह रहा है भवन भुवन। ठीक है, तो भवन भुवन का अर्थ होता है, भवन मतलब होता है अर्थ और भुवन मतलब होता है प्यारे बच्चों संसार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी घर संसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द कह रहा है एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करिए। ठीक है, या एक ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक सही वाक्यांश दिया गया है, उसका सही शब्द क्या है उसको चुन के लिखना है। ठीक है, तो कह रहा है कि बहुत कम बोलने वाला है, तो प्यारे बच्चे इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मितभाषी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाला यानी जिज्ञासु होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसमें आप ये वाला घ वाला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि इन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, तो इनको शुद्ध करके कैसे लिखना है वो आप तैयार कर लीजिएगा, इसको देख लीजिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर 12वें क्वेश्चन में देखिए क ख ग। ठीक है, इसमें से मैंने यहाँ पर करोड़ रस का भी परिभाषा दिया है और उदाहरण भी पढ़ा रखा है, पुरानी वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, बाकी श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत जल्दी मैंने अभी 2-3 दिन हुआ है इसकी वीडियो प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से आप देख लेना। बाकी दोहा अथवा कुंडलियाँ का भी मैंने पुरानी वीडियो में करा रखा है, उसको देख लेना। ठीक है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना जरूर से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि अपने नगर की सफाई के लिए अध्यक्ष नगर पंचायत को एक प्रार्थना पत्र अथवा पुस्तकालय व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु निकटस्थ किसी बैंक शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने ये वाला क्वेश्चन करा रखा है। ठीक है, आप नहीं देखे तो उसको प्लीज़ आप देखिए। ठीक है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जरूर पढ़ लेना। 6 नंबर का क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तैयारी जरूर कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इसमें कहा जा रहा है कि 14 वाले में कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यानी कि इन सभी में से अपनी भाषा शैली में हमें क्या करना है, निबंध लिखना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन करा रखा है, दूसरा वाला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है।